सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया है। हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी जाक्सा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इसरो। इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार कब इसकी शुरुआत हुई, इसरो को ये क्यों प्रदान किया गया, चलिए जानते हैं। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को आइसलैंड कहाँ पुरस्कार दिया गया। ये आइसलैंड के रेकजाविक में हुसाविक संग्रहालय द्वारा सम्मानित ये लीफ एरिक्सन केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कहाँ पर दिया गया, आइसलैंड में। क्यों दिया गया, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए ये पुरस्कार दिया गया। अब इसरो की तरफ से किसने इस पुरस्कार को रिसीव किया, तो उनका नाम है, ये जो भारतीय राजदूत है बाला सुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की ओर से ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट थी, कहाँ पर दिया गया, किसको दिया गया, किसके लिए दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, किसने रिसीव किया। तो जो भारतीय एम्बेसडर हैं बाला सुब्रमण्यम श्याम ने इसको रिसीव किया। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 2015 में की गई थी। तो ये इसरो को पुरस्कार दिया गया लीफ एरिक्सन पुरस्कार। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। चंद्रयान 3 की हम बात करें तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था LMV-3 के द्वारा, और ये 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड किया, साउथ पोल पर, और वहाँ पर लैंड 23 अगस्त को किया। इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाने की घोषणा हुई। तो ये इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। अब रसमलाई की बातें जो हाल ही करंट में रही पुरस्कारों से संबंधित। तो ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार का जो ये संपन्न कहाँ पर हुए, असम में हुए। 2023 का जो बुकर प्राइज़ था वो किसको मिला, पॉल लिंच को मिला। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किसको मिला है, केरल को। शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार किसको मिला है, सफीना हुसैन को। और इसरो की किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, तो ये है VR ललिता अंबिका। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसरो आज भी न्यूज में है। तो ये इसरो के किस वैज्ञानिक को पुरस्कार मिला, VR ललिता अंबिका को। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया, आरसिया सत्तार को। IFFI 2023 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, तो उसका नाम है एंडलेस बॉर्डर्स ने। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला, यानी कि प्रथम महिला वहाँ के जो राष्ट्रपति की जो पत्नी है, यानी कि जो बाइडेन की पत्नी जो है जिल बाइडेन, उन्होंने ये पदवी दी है गीतांजलि राव को। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के त्रिशा को द प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जूलिया गिलार्ड को दिया गया। दिलीप सिंह सौंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये राजा कृष्णमूर्ति को। तो ये पुरस्कारों से संबंधित जो हाल ही करंट में रहे, बहुत सारे और भी करंट में रहे पुरस्कार हैं, वो धीरे धीरे आते रहेंगे। ठीक है। तो ये कुछ जो रसमलाई की बातों में मैंने कुछ हाल ही के क्वेश्चन डाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICP के तहत भारत सरकार ने किस संस्था के साथ $250 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी IMF और ऑप्शन डी न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ क्या किया है, समझौता, यानी कि ऋण लेने के लिए किया है। ठीक है। कितना मिलियन का, $250 मिलियन का। तो इतना ऋण लिया है किसके लिए, ये जो स्कीम है। देखिए अब पूरा डाटा हम जान लेते हैं, जो है ना राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, टोटल 11 गलियारे विकसित किए जाएंगे इसमें। तो भारत सरकार और ADB जो है, इन्होंने 15 दिसंबर 2023 को $250 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए। ये तो एक जानने वाली बात है। अब ये गलियारा जो है ये क्या है, इसकी कल्पना क्यों हुई। ये विश्व स्तरीय जो मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने और भारत में भविष्य में
औद्योगिक जो भी शहर हैं उनको विकसित करने के लिए ये स्कीम एक तरह से शुरू की गई। तो इसके कार्यक्रम के तहत 11 औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है, कितने औद्योगिक गलियारे? 11। और किस विभाग के द्वारा? जो DPIIT जो है इस विभाग के द्वारा, यानी कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो ADB के साथ $250 मिलियन का ऋण पर हस्ताक्षर हुए हैं राष्ट्रीय औद्योगिक जो गलियारा विकास कार्यक्रम है इसके लिए। टोटल 11 गलियारे इसमें थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। अब ADB क्या होता है? ये जो बैंक है ADB, एशियाई विकास जो बैंक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 यानी कि 1966 में इसकी स्थापना हुई। क्यों हुई? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के। ये तो सब बोल बच्चन वाली बातें हैं, हर जगह विकास की बातें हैं। तो विकास करने के लिए, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए इस ADB का जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है। इसकी स्थापना के समय इसमें 31 सदस्य थे। अब टोटल 68 हैं, जिसमें से जो 49 सदस्य हैं वो एशिया प्रशांत से हैं। ठीक है। और पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो ताकेशी वतनबे। वर्तमान अध्यक्ष जो इसके हैं मसत सुगहू असाकावा, ये थोड़े टेढ़े नाम हैं। भारत ADB का संस्थापक सदस्य है, जब से स्थापना हुई तब से इसका सदस्य है। तो और रसमलाई की बातों में जान लेते हैं कुछ। FIA जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को 4-1 से हराया, क्योंकि ये सेमीफाइनल में हराया था भारत को। और मैं बता दूं कि ये जर्मनी ने ही फाइनल जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। तो जर्मनी ने सेमीफाइनल में भारत को हराया और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो ये चीज़ें थी। फिर भारत ने क्या किया? पाकिस्तान को हराया और कांस्य पदक अपने नाम पर किया पेनल्टी शूट आउट में। नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा ने किया। ये UNGA में युद्ध विराम प्रस्ताव का समर्थन किया जो अभी जो चल रहे हैं यहाँ पर पश्चिम एशिया में। FIH हॉकी पुरुष, ये मैंने बता ही दिया, कांस्य पदक जीता था। और ये हो गया ये जो नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन, वैश्विक शिखर सम्मेलन जो हुआ नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। और नेपाल समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बेंगलोर में स्थापित। और जो UNHCR का जो नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार है वो अब्दुल्लाई मेयर को दिया गया है, ये सोमालिया के हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने काली मिर्च की एक नई किस्म विकसित की है जिसका नाम है चंद्रा। तो ये हाल ही करंट में कुछ खबरें रही, जैसे 5-5, 10-10 क्वेश्चन ऐसे डालते रहेंगे तो रिवीजन में रहेंगी चीज़ें। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था दूसरा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में होगा, जो अभी हाल जनवरी में आयोजित होने हैं 2024 में। तो ये कहाँ पर आयोजित होंगे? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में इनका आयोजन होगा। तमिलनाडु में कौन से ये जो शहर हैं, अब तमिलनाडु में होगा तो वहाँ पर जो स्थित शहर है वहीं ना होगा। तो ये चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर। तो 19 से 31 जनवरी तक ये आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वो कहाँ पर आयोजित किए गए, तो दिल्ली में सबसे पहले, फिर पुणे में, और फिर गुवाहाटी में, पंचकुला में, और फिर ये भोपाल में हुए थे। तो ये 5 जगह पर आयोजित हुए हैं। छठी जो जगह है वो है तमिलनाडु। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वो 2019 से है। 2018 में क्या हुआ था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स से इसकी शुरुआत हुई थी। 2019 में इसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था, जिसका आयोजन कौन करवाता है? खेलो इंडिया युवा खेल, जिसका आयोजन जनवरी-फरवरी में होता है। ठीक है। 2 श्रेणियाँ होती हैं, एक अंडर 17 स्कूली छात्र और अंडर 21 जो होते हैं वो कॉलेज के छात्र। हर साल अजहार बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के लिए तैयार करने के लिए 8 साल के लिए 5 लाख की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये था खेलो इंडिया, ये मैंने बता ही दिया। नई दिल्ली में हुआ, पुणे में हुआ, गुवाहाटी में हुआ, पंचकुला में, और 5वां मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में, 8 शहरों में। ठीक है। अब खेलो इंडिया से संबंधित कुछ यूनिवर्सिटी गेम भी हैं, विंटर गेम्स भी हैं। तो यूनिवर्सिटी गेम्स भी ये तीसरी बार आयोजित हो चुके हैं। 2020 से शुरुआत हुई, फिर कोरोना आ गया, तो उस चक्कर में 3 बार ही आयोजित हुए हैं। तो 3 बार आयोजित, अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी वाले गेम आयोजित हुए थे। पहले उड़ीसा में, दूसरे बेंगलोर में।
अब एक होता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। विंटर गेम्स क्या हो गए, जैसे ये आइस वाले जो भी गेम होते हैं ये कहाँ पर होंगे, अब जहाँ पर आइस होगी, अब रेगिस्तान में तो अब जैसलमेर के टिलों में तो होंगे नहीं, ये वहीं पर होंगे जहाँ पर आइस होती है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ पर हो रहे हैं, लेह और गुलमर्ग, सेकंड ये थर्ड, ये तीनों वहीं होते हैं और इसमें कश्मीर और वही टॉप करते हैं लगभग। तो ये सब चीज़ें इस गेम से संबंधित हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ये जो नॉर्थ साउथ वाला है, INSTC अंतर्राष्ट्रीय देशों में से किस देश से होकर नहीं गुजरेगा। एक ये पता है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल गलियारा है, किससे होकर नहीं गुजरेगा, तो ईरान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और रूस। तो सीधे शब्दों में मैं बताऊं तो इसका सही जवाब है सी। ये एक लाइन में मैं बताऊं तो ये रूस से लेकर के भारत को जोड़ता है, ठीक है, भारत और रूस के बीच में एक तरह से ये कनेक्टिविटी है। तो ये अज़रबैजान के जो बाकू है, फिर ईरान का जो तेहरान, उधर से होते हुए ये भारत के मुंबई पोर्ट तक, यहाँ तक ये रास्ता आएगा, ठीक है। तो ये अज़रबैजान इसमें शामिल नहीं है। ये गलियारा टोटल कितने किलोमीटर का है, ये 7200 किलोमीटर का गलियारा है। और गलियारा वही जहाँ सड़कें भी होंगे, जहाज़ों के लिए भी होगा, रेलवे के लिए भी होगा, जैसे कि ये चाइना की जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो योजना है वो उसी को लेकर के एक तरह से काउंटर करने, ये एक तरह वैसी ही परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि भारत और रूस को जोड़ने वाला पहला व्यापार मार्ग जो स्वेज नहर के माध्यम से था, अब ये कॉरिडोर अगर बना दिया तो इससे क्या हो जाएगी, लागत भी कम हो जाएगी। अब ये शहर होंगे मुंबई, मॉस्को, अस्त्रखान, बाकू, तेहरान, बंदर अबावस और बंदर अंजेल, ये ईरान में हैं। तो इनके बीच में क्या होगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। गलियारे का उद्देश्य क्या है, परिवहन लागत को कम करना और समय की बचत भी करना। तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल थी, ठीक है। संस्थापक भारत और ईरान इसके संस्थापक सदस्य देश हैं। इस समझौते पर 2002 में हस्ताक्षर हुए थे, 2002 नहीं, ये INSTC जो परियोजना के 13 सदस्य हैं, ठीक है। इसके कितना है, 13 सदस्य, ठीक। तो राष्ट्रपति पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को रूस के आर्कटिक तट के मरमंस्क बंदरगाह से जोड़ने की योजना का उल्लेख किया। पुतिन का लक्ष्य INSTC को मरमंस्क से जोड़कर यूरेशियन कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। तो ये रूस का ये बंदरगाह है, इससे जोड़ने के बाद ये कनेक्टिविटी यूरोप और एशिया में बढ़ाने का इनका उद्देश्य चर्चा में इसलिए था। 13 इसके संस्थापक सदस्य 2002 में हस्ताक्षर हुए थे। तो ये क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने चंद्रमा एनसेलाइड्स पर हाइड्रोजन साइनाइड की खोज की है, HCN की। किस पर, कौन सा चंद्रमा, एनसेलाइड चंद्रमा किस ग्रह का चंद्रमा है, ये पूछा गया है। तो किस ग्रह का चंद्रमा, शुक्र का है यानी कि विनस का है, मरकरी का है, सैटर्न का है और मार्स का है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये शनि का एक चंद्रमा है जिसका नाम है एनसेलाइड्स। इस पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन साइनाइड की उसके प्रमाण मिले हैं। तो इसके प्रमाण मिलने से ये बात होगी कि यहाँ एक कुछ जीवन बनने की जो प्रक्रिया है उसका पता चला है कि यहाँ कुछ जीवन अवश्य रहा होगा और यहाँ पर जीवन आगे भी संभव हो सकता है। तो ये बताया इसमें। हाइड्रोजन साइनाइड की खोज से क्यों बताया, हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है ये एमिनो अम्लों से बना होता है, एमिनो अम्लों से बना होता है। और एमिनो जो एसिड है ये प्रोटीन निर्माण के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो ये शरीर मतलब कोई भी जीव की कोशिका इसके निर्माण में ये सहायक होते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो इसी को लेकर के इन्होंने ये खोज करी है कि हाइड्रोजन साइनाइड के पता होने से वहाँ पर जीवन निर्माण के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो ये चर्चा में इसलिए था। शनि के बर्फीले चंद्रमा पर महासागरों में जीवन निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अणु हाइड्रोजन साइनाइड की खोज की है। नासा ने इस जानकारी को पता किया और नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में इसको क्या किया, प्रकाशित किया, ठीक है। इसमें इसको प्रकाशित किया, नासा का कैसिनी मिशन ने इसको क्या किया, सूचना को इकट्ठा किया। और ये मैंने बता ही दिया कि जो है हाइड्रोजन साइनाइड में एमिनो एसिड होते हैं, बुनियादी तत्व जो बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए ये एक माना जाता है। अब एनसेलाइड पृथ्वी से 1.2 अरब किलोमीटर दूर है, 201 डिग्री माइनस में इसका टेम्परेचर है। अब ये यहाँ पर भी जीवन खोज रहे हैं रहने के लिए। तो इस तरह से ये न्यूज़ सामने आई। अगर हम शनि की बात करें तो इसके करीब 80 के आसपास ये इसके चंद्रमा हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइटन है, यूरोपा है, फोबो है और एनसेलॉइड्स है।
ये फोबो इनसे डिफरेंट है, ये विपरीत दिशा में चक्कर काटता है, बाकी सब एक दिशा में चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा जो है चंद्रमा वो टाइटन, ये पृथ्वी से भी बड़ा है। इसका जो ओपेक, ये जो है अपारदर्शनी वातावरण है यहाँ पर है। ठीक है, यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देने वाला जो है वो यही है शनि। आकार में बृहस्पति के बाद इसी का नंबर आता है। सूर्य से छठा ग्रह है और यही एकमात्र ग्रह है यहाँ पर वलय छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, तो छल्लों वाला ग्रह भी शनि को बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी एनसेलाइड से चंद्रमा को लेकर के। अगला क्वेश्चन है कि गैलेफू विश्व प्रशासनिक क्षेत्र जो हाल ही खबरों में था किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए चाइना, ताइवान, नेपाल और भूटान। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी भूटान। भूटान में ये एक प्रशासनिक क्षेत्र है। तो यहाँ के जो राजा हैं, राजा का नाम है खेसर नामग्येल वांगचुक। इन्होंने भारतीय सीमा के पास जो असम से ये बॉर्डर लगाता है 1000 वर्ग किलोमीटर, इसको मेगा सिटी बनाने की एक योजना तैयार करी है। तो सिटी बनाने की योजना तैयार करने का मतलब यही है, इसको एक विशेष आर्थिक क्षेत्र केंद्र, विकास क्षेत्र के रूप में इसको क्या करना, विकसित करना है। ठीक है, आर्थिक केंद्र के रूप में इसको बदलना है, व्यापार और निवेश को यहाँ पर बढ़ावा देना है, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। तो ये भारत की तरफ एक, इसकी महत्वाकांक्षाओं की तरफ एक संकेत करता है और भारत की तरफ एक झुकाव को प्रदर्शित करता है। तो ये इम्पोर्टेंट में था, ये आपने इसको गैलेफू आर्थिक क्षेत्र। तो ये इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गैलेफू हाल ही में चर्चाओं में था, वो भारत के किस राज्य से सीमा लगाता है, भारत के किस राज्य के पास स्थित है, या ये गैलेफू प्रशासनिक क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन गठबंधन शुरू हुआ, इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें कितने देश शामिल हैं? ऑप्शन ए 14, 12, 10 और 16। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10। ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन ये एक तरह से गठबंधन है, अलायंस है, और ये अमेरिका ने शुरुआत करी। अमेरिका ने शुरुआत इसलिए करी है कि ये जो है हुती विद्रोही कहाँ पर पाए जाते हैं? यमन में पाए जाते हैं, यमन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। और ये हुती विद्रोही क्या करते हैं, ये जो लाल सागर, अदन की खाड़ी और यहाँ से होते हुए क्या करते हैं, जो भी जहाज़ निकलते हैं उनमें लूटपाट मचाते हैं। और ये हुती विद्रोही जो हैं यमन में ही गृह युद्ध को भी अंजाम देते हैं। तो इन पर कंट्रोल पाने के लिए अमेरिका ने 10 देशों का एक अलायंस बनाया है, उसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी अलायंस कहा गया है, ये गार्जियन कहा गया है। तो इसके बारे में मैंने सारी बता दी। हुती विद्रोही ये अंसार अल्लाह या भगवान के समर्थक अपने को मानते हैं और उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। 2004 में इन्होंने क्या किया था, गृह युद्ध आरंभ किया था। और ये क्या होते हैं ना, हुती क्या होते हैं, शिया जो मुस्लिम होते हैं, जो कि ज़्यादातर ईरान में पाए जाते हैं, उसकी एक जैदी शाखा है, उसके क्या है, ये पालन करने वाले होते हैं। और इसके धर्मगुरु जो हैं हुसैन बदरुद्दीन अल हुती ने यमन सरकार के विरुद्ध 2004 में शुरू में विद्रोह किया था। ठीक है, तो हथी का जो है पूरे यमन पर शासन करना इसी का उद्देश्य रहता है। और अमेरिका इसलिए बना रहा है क्योंकि इसका एक उद्देश्य ये है, अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब, इनके खिलाफ भी जो कोई बाहरी आंदोलन होते हैं उनको भी ये समर्थन देता है। तो ईरान और सऊदी अरब, क्योंकि ईरान में क्या होता है, शिया, और सऊदी अरब में सुन्नी है, तो उनके बीच में जो प्रॉक्सी वार है उसका भी ये हूथी विद्रोही क्या करते हैं, ये एक कारण है। हूथी विद्रोही उनके बीच में जो प्रॉक्सी वार होता है ईरान और सऊदी अरब में, ये भी एक कारण है। तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन ये 10 देश ये शामिल हैं, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स, यूके और यूएसए। तो ये ठीक है, लाल सागर बता दिया मैंने। बाबा अलमंडेव की जो जल संधि है, अदन की खाड़ी, इसकी क्या करेगा, ये रक्षा करेगा। ठीक है, अब चलते हैं सिर्फ एक नज़र में कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ डाल दिए सिंगल लाइन वाले, जो इस ऑपरेशन से संबंधित हैं। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में जो भारतीय फंस गए थे उनको लाया गया। वंदे भारत मिशन, कोरोना महामारी के दौरान जो विदेशों में फंसे लोग थे उनको लाया गया। समुद्र सेतु, ये भी कोरोना से संबंधित है, बट ये नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन राहत क्या है? ऑपरेशन राहत यही है जो अभी हम हूथियों की बात कर रहे हैं। 2015 में इनमें गृह युद्ध छिड़ा था,
तो उसके दौरान हमने क्या किया था, सऊदी अरब ने नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया था और हज़ारों भारतीय वहाँ पर फंस गए थे। तो ऑपरेशन राहत के द्वारा हम वहाँ से लेकर के आए थे अपने लोगों को। ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल में भूकंप आया, उस दौरान चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त अभी फरवरी 2023 में तुर्की और उसमें भूकंप आया था सीरिया में, तब हमने चलाया। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे मौजूद भारतीयों को वापस लाने के लिए अभी जो चलाया गया हाल ही में। तो ये कुछ ऑपरेशंस थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत वाइस एडमिरल बेनोय राय चौधरी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और युद्ध सेवा मेडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वीर चक्र। वीर चक्र इनको किसने इसको रिसीव किया? तो वीर चक्र दिया गया 1971 के जो भारत और पाक का युद्ध था, तो INS विक्रांत का बॉयलर ठीक से काम नहीं कर रहा था और बीच में ही वो रह गया। तो इन्होंने, रॉय साहब ने अपनी टीम के साथ ज़बरदस्त कौशल दिखाया और इन्होंने उसकी कमी को दूर किया और उसको ठीक करके बाहर निकाल के ले आए। तो उसके लिए इनको क्या दिया, ये उस समय जो एडमिरल थे SM नंदा, उन्होंने इनको बेस्ट इंजीनियर का भी अवार्ड दिया था। अभी INS शिवाजी जो एक प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है, उन्होंने इस पुरस्कार को क्या किया है, रिसीव किया है। रसमलाई की बातों में कुछ और देख लेते हैं, हाल ही में करंट की बातें। भारत की अग्रणी उपभोक्ता विद्युत कंपनियों में से एक क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, सीधा नाम बोलें क्रॉम्पटन को, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, हम देखते हैं ना कई CFL VFL आती हैं क्रॉम्पटन की, तो उसको क्या मिला है, बेस्ट ऊर्जा संरक्षण का पुरस्कार मिला है। बेंगलोर के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को चित्रण के प्रिंस वेसल, तो टर्मिनल 2 को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा माना गया केम्पेगौड़ा को, टर्मिनल 2 को ये अवार्ड मिला है। इंडस्ट बैंक ने हीरा उद्योग के लिए प्रथम कार्यक्रम शुरू किया। पैट मित्रो ऐप किसने लॉन्च किया? कपड़ा मंत्रालय ने, वस्त्र मंत्रालय ने। बिहार सरकार मिशन जांच @75 शुरू करेगी। ये बस ऐसा पूछ सकता है कि मिशन जांच @75 किस राज्य से संबंधित योजना है, तो वो बिहार से संबंधित है। सुकृतोपाल ने साहित्यकार ने टैगोर पुरस्कार जीता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रसमलाई की बातें थी। हाल ही में 2023 के लिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए है संजीव सिंह, ऑप्शन बी नीलम शरण गौर, सादिक नवाब शहर और विमल शिवचरण को। तो इसका सही जवाब जो है हिंदी के लिए ऑप्शन ए जो है संजीव सिंह, इनको दिया गया है। तो ये जो हिंदी भाषी पुरस्कार है, ये 22 भाषाएं जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में है उसमें, और एक अंग्रेजी में और हिंदी में इसको दिया जाता है। तो टोटल 24 भाषाओं में इसको दिया जाता है। तो हिंदी के लिए जो पुरस्कार था वो तो संजीव सिंह को मिला, और जो ये था अंग्रेजी के लिए मिला, ये जो है ना रिक्विम इन रोग जान की ये उपन्यास था, नीलम शरण गौड़ को मिला है। सादिका नवाब शहर, इनका जो उपन्यास था राजदेव की अमराई, उर्दू भाषा के लिए मिला है। और संजीव जी को ये पुरस्कार मिला है मुझे पहचानों के लिए। तो ये अकादमी पुरस्कार जो है 1954 में इनको स्थापित किया गया। 22 भाषाओं, अंग्रेजी और राजस्थानी 24 भाषाओं टोटल इनको दिया जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी और राजस्थानी और 22 भाषाएं वो उसमें दिया जाता है। अब की बार क्या दिया गया? 9 कविता संग्रह है, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना इसमें शामिल थी। अब की बार क्या क्या दिया जाता है? एक ताम्र पत्र की उक्त पट्टिका दी जाती है, एक शॉल दिया जाता है और 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो ये इसका प्राइज़ भी याद रखना, सीधे सीधे लिखित क्वेश्चनों में पूछा जाता है। साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो इसके लिए मापदंड क्या ज़रूरी है? लेखक की जो नागरिकता है भारतीय होनी चाहिए, 35 वर्ष या उससे कम उम्र के लेखक द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित है। तो ये था साहित्य पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीश महाधिवक्ता विभाग का स्थापना दिवस किस दिसंबर को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20, 21, 22 और 23। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 21 दिसंबर को ये न्यायाधीश महाधिवक्ता जो विभाग है, एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट, ठीक है, जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट, कब शुरू किया, कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को। ये क्या है? ये एक जो सशस्त्र सेना है ना, उसकी न्यायिक और कानूनी एक शाखा है, बस इतना याद रखना है। और 1949 में आज ही के दिन संसद में आर्मी एक्ट बिल लाया गया था,
और तो ये इसके बारे में कुछ चीज़ें थी। बस ये एक कानूनी शाखा, जो सेना की एक कानूनी शाखा है, 21 दिसंबर को ये इसका दिवस मनाया जाता है। सिर्फ एक नज़र में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाल ही खबरों में रहे। उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ, गुजरात की है। इनकी चौथी इकाई अभी महत्वपूर्णता से हासिल करी है, यानी कि शुरू की गई है, 700 मेगावाट की है। शब्द JN1 और पिरोला खबरों में थे, ये किससे संबंधित हैं? कोविड-19 से संबंधित हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय आदिवासी शिक्षक कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? रामानुज जी की जयंती पर मनाया जाता है। 2012 से मनाने की घोषणा की थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। और तो ये राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इनका जो जन्म था रामानुज जी का, वो तमिलनाडु के इरोड में एक ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था 1887 में। जीवनी जो है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी प्रकाशित हुई इनकी जीवनी पर। तो ये सब चीज़ें याद रखनी थी। बस ये है कि किसकी जयंती पर मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी इस वर्ष गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान की जाएगी। तो ये सिंगल याद रखना है। दूसरा रनर अप कौन था? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। द्वितीय रनर अप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो इनको ये दिया गया है, ये भी याद रखने वाली बात थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भैया। जॉन डे वार्ड को वर्ष की महिला सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, तो ये हॉकी पुरस्कारों से संबंधित ये हैं। तो मैंने ये नीचे अलग से और भी लिख दिया है। नीदरलैंड की है जॉन डे वार्ड, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हॉकी की। और भारत के जो हार्दिक सिंह हैं, इनको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। हॉलैंड के पिरमिन ब्लेक को पुरुष गोलकीपर सर्वश्रेष्ठ, सविता को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर। तो हमें 2 अवार्ड मिला, पुरुष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और भारत की सविता को महिला गोलकीपर का सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड दिया गया। हार्दिक सिंह जी को क्या दिया गया? सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। जर्मनी की आंद्रे हेनिंग को वर्ष का पुरुष कोच, सबसे बेस्ट कोच। और एलिसन अन्नान को बेस्ट महिला कोच। अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी महासंघ है, इसकी स्थापना 1924 में हुई। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर में इतना ही था। आपको कैसा लगा? इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ते हुए हम इस सीरीज़ को पूरा करेंगे। धन्यवाद।